बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज के दिन कैसा रहा कारोबार और अब कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही हमारे साथ आज खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और पूरी रिसर्च टीम का भी करा देते हैं परिचय। आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का हाल, कुशल बताएंगे भारतीय एयरटेल और आईआरसीटीसी के नतीजे कैसे रहेंगे और आईजीएल और बाटा के नतीजों का प्रीव्यू हम लेंगे वरुण दुबे से। बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा। बाजार आज जमकर पिटे। निफ्टी करीब 300 अंक गिरकर 17,200 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज दिखी। अगर सिर्फ मेटल काउंटर को छोड़े तो करीब हर सेक्टर की आज पिटाई हुई। हाँ, निजी बैंकों में बिकवाली से बैंक निफ्टी भी 800 अंक गिरकर जरूर बंद हुआ। हालांकि एसबीआई सहित करीब सभी सरकारी बैंक आज बढ़त पर जरूर बंद हुए। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज की है बिकवाली कैश मार्केट में 1157 करोड़ रुपए की, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से भी आज 1376 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज के दिन आई तेज बिकवाली की वजह। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव और इस दबाव की दो बड़ी वजह थी। एक तो ग्लोबल मार्केट्स के मिले जुले और हल्की कमजोरी के संकेत। शुक्रवार को डाउ थोड़े नुकसान के साथ बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक में 200 पॉइंट की तेजी थी और फिर आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, तो कोई मूड माहौल बहुत अच्छा था नहीं। एक तो हल्का फुल्का दबाव वहां से बना, तेजी का कारण नहीं था। दूसरी बात आई एफआईज की फिर से आती हुई बिकवाली के आंकड़ों से। कैश मार्केट में 2000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईज ने की, तो इन दोनों फैक्टर्स के चलते जो शुक्रवार को हम क्लोजिंग में 17,500 के आसपास बंद हुए, आज शुरुआत लगभग उन्हीं लेवल के आसपास होते हुए दिखी और शुरुआती आधे घंटे पौन घंटे में बाजार ने थोड़ी ताकत आजमाइश की कोशिश की और उसके बाद धीमे धीमे छोड़ दिया कि अब संभलना मुश्किल है। एक बार शुक्रवार के लोज 17,650 के नीचे 17,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया। उसके बाद बाजार पर लगातार दबाव बनता दिखा और ये दबाव तब तक बना जब तक कि दिन के 2 नहीं बज गए। 2 बजे के बाद हल्की फुल्की रिकवरी आई और रिकवरी आई एकदम परफेक्ट लेवल से 17,100 17,150। ये वो रेंज थी जहां पर बाजार ने पिछली बार मजबूत सपोर्ट लिया क्लोजिंग के लिहाज से और वहीं से बाजार घूमते हुए दिखे और वापस ऊपर की तरफ आते हुए नजर आए। क्लोजिंग 17,200 के आसपास होते हुए दिखी। खराब तो थी, कमजोर तो थी, 300 पॉइंट नीचे भी बंद हुए, लेकिन 17,100 के नीचे बंद होना ज़्यादा खराब रहता। तो आप ये कह सकते हैं कि कमजोरी तो है, लेकिन कुछ अहम लेवल अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 38,000 के आसपास बंद हुए। 37,700 37,850 जो मजबूत सपोर्ट रेंज है, बैंक निफ्टी वहीं पर रुकता हुआ नजर आया और वहां से हल्की फुल्की रिकवरी 200 पॉइंट की आपको दिखी है क्लोजिंग के लिहाज से। तो आज के सेशन में मामला थोड़ा गड़बड़ी था और हफ्ते के पहले ही दिन अगर आप इतनी कमजोरी दिखाएं, शुक्रवार को भी कोई अच्छा सेशन था नहीं, तो थोड़ा सा ट्रेडर्स का मूड माहौल खराब ही रहता है। ओवरसोल्ड मार्केट है ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई खास रिकवरी है नहीं और तेजी करने वाले ट्रेडर्स जो ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं वो अपनी पोजीशन धीमे धीमे कम कर रहे हैं और खरीदारी का अभाव नजर आ रहा है। यही वजह कि बाजार में थोड़ा दबाव आपको दिख रहा है। आइए बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। तो हफ्ते का पहला ही दिन बाजार के लिए बेहद खराब रहा, भारी बिकवाली हमने देखी है। तो ऐसे में अब कौन से लेवल्स आगे आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें? क्या ये गिरावट का दौर जारी रहेगा, कीपिंग इन माइंड कि अब तो आरबीआई की पॉलिसी भी सामने है? साथ ही अब कल के लिए इंट्राडे पिक भी मैं आपसे जानना चाहूंगी और पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक सेलर्स के ग्रिप में आ गया है। अगर आप देखेंगे तो एफआई ने एक जम के सेलिंग की है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी जो बाइंग थी वो फीकी पड़ रही थी, लेकिन आज के दिन में तो नंबर्स काफी उल्टे हुए हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास से भी हमने एक सेलिंग देखा है। तो हमें लगता है कि इसी वजह से जो मार्केट है वो एक प्रेशर में है और मार्केट में जब तक कोई एक कॉन्क्रीट बड़ा सपोर्ट ना ले तब तक मुझे लगता है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट में अगर कोई भी अगर एक रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि वहां पे और हमें सेलिंग देखने मिलेगी। तो 17,300 17,350 के लेवल्स हमें लगता है कि शायद निफ्टी एक बार दोहरा सकता है। बट जब तक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट एक बड़े रिवर्सल फॉर्मेशन का एक अच्छा फॉर्मेशन नहीं बनाता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इमीडिएट बेसिस पे ना अपनाए।
बिल्कुल अगर यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू अगर है, एक लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। लेकिन विद अ शॉर्ट टर्म व्यू हमें लगता है कि कोई भी बाउंस बैक अगर मिलता है तो हम 17,300 या 350 के करीब एक शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं। और मार्केट के लिए अभी जो एक बढ़िया सपोर्ट आ रहा है बन के, बेस्ड ऑन ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, बेस्ड ऑन अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर बात करें, तो हमें लगता है कि वापस एक बार मार्केट 16,800 16,900 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल, ये तो बाजार पर राय हुई श्रीकांत जी की। अब कल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे, और हफ्ते भर का नजरिया, मतलब मीडियम टर्म का अगर किसी को व्यू रखना हो तो कौन से स्टॉक में? बिल्कुल, तो देखिए शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि किसी स्टॉक के ऊपर या सेक्टर के ऊपर फोकस करना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने एक बड़ी बिकवाली देखी थी और लगता है कि वहां पे और हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। और जितने भी मिड कैप आईटी कंपनी से वहां पे एक अच्छा सीलिंग बना हुआ है, क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव थे। तो वहां पे हमें लगता है कि कोफोर्ज को शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 4,760 का, और हम टारगेट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं तकरीबन 4,400 4,450 के। तो करंट लेवल से एक कोफोर्ज को शॉर्ट टर्म बेसिस पे, यानी यहाँ से 2 या 3 दिन के व्यू से शॉर्ट करके चल सकते हैं। और अगर एक मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं, आने वाले कुछ एक 10 से 15 दिनों का अगर व्यू लेते हैं, तो हमें लगता है वहां पे बंधन बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। और उसकी वजह यही है कि हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स और कमोडिटीज, ये दो सेक्टर आने वाले कुछ महीनों तक और अच्छा परफॉर्म करेंगे। काफी सारे स्टॉक्स है कि जो वैल्यूएशन के बेसिस पे काफी अट्रैक्टिव है, और अगर हमें करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो इन दो सेक्टर में से गिने चुने स्टॉक्स बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देख के जाएंगे। तो वहां पे हमें लगता है कि बंधन बैंक पे फोकस करें। टेक्निकली तो बिल्कुल ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है, इसने अपने इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। 320-330 के रेंज के अंदर इसमें काफी अच्छा एक बाइंग सपोर्ट भी मिल रहा है। और पिछले दिनों जो इसके अंदर जो एक वीकनेस बना था, क्योंकि शायद इसके जो लोन एक्सपेक्टेड थे या जो इसके ग्रॉस एनपीएस एक्सपेक्टेड थे, वहां पे हमें लगता नहीं था कि कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि बाकी पीएसयू बैंक्स ने और प्राइवेट बैंक्स ने नंबर दिए हैं, इसने भी काफी अच्छे नंबर्स दिए हैं। अगर इसके नंबर्स को देखते हो तो इसने 35% अर्निंग ग्रोथ दिखाया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो इसके प्रोविजंस है जो हर एक बैंक ने कम किए हैं, तो बंधन बैंक ने भी 25% इसके जो प्रोविजंस है वो कम किया है। और इसी वजह से इसकी जो बुक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो काफी स्ट्रांग हुई है। और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक 350 से लेकर 360 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बंधन बैंक को खरीदा जा सकता है, जहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपए का। करंट लेवल से खरीदे, और भी कोई करेक्शन अगर आता है 310 305 के करीब, तो बिल्कुल बंधन बैंक को ऐड किया जा सकता है। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए हमने श्रीकांत चौहान जी के पिक्स जाने। अब कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कल आने वाले भारतीय एयरटेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं भारतीय एयरटेल के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी, तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स मजबूत साइड पर ही रहने का अनुमान है, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए करीबन आय 4.5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। भारतीय वायरलेस कारोबार और साथ ही अगर अफ्रीकी कारोबार को देखें तो वहां पर अच्छी ग्रोथ होने के कारण से यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। और साथ ही टैरिफ हाइक्स जो लिए हैं वो भी पार्शियली यहां पर इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। इसकी वजह से कंपनी की मार्जिन्स 48.8% के मुकाबले इस तिमाही में 49.7% रहने की एक्सपेक्टेशंस हम लगा रहे हैं। और इसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है कंपनी के मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा। करीबन 8% की बढ़त के साथ 1225 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। कंपनी के आरपू जहां पर 200 रुपये तक की एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी जल्द, अब आप देखिए 163 रुपये तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 153 करोड़ का था, माफ़ कीजिएगा 153 रुपये का था, और यहाँ पर 6.5% की ग्रोथ की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। आगे के लिए आरपू पर क्या ट्रेजेक्टरी है और साथ ही पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक होने वाली है नतीजों के साथ, वहां से क्या निकल कर आता है ये देखना काफी अहम रहेगा। आईजीएल के भी नतीजे कल आएंगे, और वरुण दुबे से समझते हैं कि आईजीएल के नतीजों का अनुमान क्या कह रहे हैं वरुण? देखिए, आईजीएल के नतीजों में ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन मार्जिन्स जो है वो थोड़े वीक होने वाले हैं। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है इस कंपनी के वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, सीएनजी हो या पीएनजी, और खासकर जो कमर्शियल वॉल्यूम्स है इस बार माना जा रहा है कि वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। कुल वॉल्यूम्स में करीब 5 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी मानी जा रही है। और याद रखिएगा पिछले क्वार्टर्स में आईजीएल ने दाम जो है उसको बढ़ाया भी था, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज जो है इस कंपनी के करीब 18% बढ़ेंगे, 2160 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। लेकिन
जो ओवरऑल स्पॉट एलएनजी के दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई थी और कंपनी के कुल अगर आप एलएनजी देखेंगे तो उसमें स्पॉट एलएनजी जो है उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण मार्जिन जो वो दबाव में रहने वाले हैं। करीब 29% से गिर के 22% के आसपास मार्जिन आ सकते हैं, यानी करीब 7% के आसपास कंपनी के जो मार्जिन है वो गिरने वाले हैं। और जाहिर सी बात है उसका असर जो है मुनाफे पे भी होगा, जहाँ पे 19% के आसपास की गिरावट माना जा रहा है। 400 करोड़ से गिर के ये करीब 325 करोड़ के आसपास आएंगे, यानी कि कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ तो अच्छी रहेगी लेकिन मार्जिन जो है इस कंपनी के वो दबाव में रहने वाले हैं। वरुण, कल तो बाटा के भी नतीजे हैं, अनुमान क्या कहता है? देखिए, बाटा के नतीजे अच्छे रहेंगे और काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि इसको मदद करेंगे। सबसे पहले तो बेस लो था तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा इकोनॉमी जो खुली है उसका बड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज जो ओपन अप हुए हैं उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। नो डाउट फेस्टिवल सीजन भी था, इसके अलावा शादियों का भी सीज़न था। हालांकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाटा पे कितना होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि इसका भी फायदा कंपनी को मिले। इसके लिए आय में करीब 31.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 810 करोड़ के आसपास से आ सकती है। मार्जिन में भी इस कंपनी की बढ़ोतरी होने वाली है। याद रखिएगा, कैजुअल वेयर में कंपनी ने काफ़ी हद तक अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाया था, प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंपनी बेचने लगी थी, तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। 19.1% से बढ़ के मार्जिन जो है 24.7% पे आ सकते हैं और मुनाफा जो है कंपनी का वो करीब 90 करोड़ के आसपास आ सकता है। हालांकि रेंज है 60 करोड़ से 130 करोड़ की, जहाँ भी मार्केट मान के चल रहा है। एक इम्पैक्ट आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा और वो है मार्जिन पे। माना जा रहा है कि कर्मचारियों पे खर्च जो है वो बढ़ सकता है और जो रेंटल्स है वो बढ़ सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो मार्जिन पे पड़ सकता है। अगर उसको छोड़ देंगे तो मार्जिन अच्छे ही रहने वाले हैं। तो बाटा के नतीजे जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, मंगलवार तो नतीजों का दिन है। आईआरसीटीसी के भी नतीजे आने वाले हैं और कुशल गुप्ता से समझते हैं। कुशल, जरा बताएं आईआरसीटीसी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी, तो आईआरसीटीसी के भी दमदार आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कंपनी की आय करीबन 134% बढ़कर 525 करोड़ रहने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अनलॉकिंग होती हुई दिखी और जो पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है उससे कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी की कामकाजी मुनाफा देखिए तो करीबन 178% की ग्रोथ है, 263 करोड़ पर आ सकती है और कंपनी की मार्जिन 42-42.5% के मुकाबले इस बारी 50% आती हुई नजर आ सकती है। इसका क्लियर कट इम्पैक्ट कंपनी का मुनाफा 78 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ का हमारा एस्टिमेट्स है। और आगे हम ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर केटरिंग कारोबार इनका आगे के लिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है उससे टिकटिंग और केटरिंग कारोबार से काफ़ी अच्छे मुनाफे में हमें देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही है और इस वजह से हमें एक्सपेक्टेशंस है कि नंबर्स भी इक्वली बढ़िया रहने का अनुमान है। तो आईआरसीटीसी के नंबर्स पर इसी वजह से आपको खास फोकस रखना चाहिए। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों में एक कमजोरी भरा सेशन हो सकता है, ऐसा थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने की कोशिश भारतीय बाजार कर रहे थे। यानी कि वहां से कोई खास सपोर्ट है नहीं। स्क्रीन जैसी थी वो दिखा रही कि आज भी एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हमें देखने और झेलने पड़ेंगे। ऐसे में मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड जरूर हैं पुट कॉल रेशियो पर। ऐसे में निचले स्तरों से आप रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो निचला स्तर है क्या? पहला तो है 17,100 के आसपास। 17,100 के नीचे फ्रेश कमजोरी अब दिखेगी और तब 16,850 16,900 तक आ सकता है। वो लेवल होंगे जहां पर आपको खरीदारी करनी और शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। जहां से हमने एक अपमूव देखा 17,800 तक के, 16,800 से 17,800 तक हम पहुंचे तो वापस 16,800 16,850 16,900 की रेंज में पहुंचते हैं तो वहां हल्की फुल्की खरीदारी आने की उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते कि हम 17,100 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो ये आपके नीचे के लिए सपोर्ट है। ऊपर 17,200 17,275 पहली रुकावट की रेंज है, इसे पार करना भी मुश्किल होगा। अगर किया तो 17,300 17,375 जाकर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी, ये मानकर चले पहली बात। अब आइए बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो नीचे की रिस्क खुलती हुई दिखेगी और तब आप 37,000 37,200 की रेंज में पहुंचेंगे। अगला बड़ा सपोर्ट फिर वहां पर आता है। एक बार आपने 38,050 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो 38,350 38,500 तक पहुंच सकते हैं और वहां पर आपको बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इस रेंज पर आपको बैंक निफ्टी के लिए भी नजर रखनी है। अब इनके बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। नतीजों का सीजन है, कमजोर बाजार में भी कुछ अच्छे नतीजों वाले शेयर काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं और अच्छे और खराब नतीजे हैं फिर तो पिटाई जमकर हो ही रही है। तो ऐसा लगता है कि सेक्टोरल चर्निंग और रिजल्ट्स के लिहाज से स्टॉक का एक्शन ये कल की थीम रहनी चाहिए और बाजार अगर कमजोर खुले
तो निचले स्तरों से रिकवर करके ऊपर आने की कोशिश करेंगे। मजबूत खुलकर बढ़े तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो अहम लेवल ऊपर के हैं, वहाँ पर आप बेचें, और जहाँ अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आए वहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदारी करें। ये ट्रेंड कल के लिए बन सकता है आपके लिए। आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बनाने का सुझाव देंगे? जिस तरह से आज मार्केट में गिरावट आते हुए हमने देखी है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है, स्टॉक का नाम है IEX। IEX में पिछले करीबन 3 महीने का जो कंसोलिडेशन है उसका बेस फॉर्मेशन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, इसलिए मैंने 225 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करने की, खरीदारी करने की सलाह दी है। करीबन ₹9.30 के आसपास इसका क्लोज है, इसी लेवल पे मिले तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा ₹7 का और मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा ₹15 का, जो कि 2 या 3 दिनों में हासिल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आशीष केलकर की राय, IEX का 225 का पुट ₹9.30 पर खरीदने की सलाह, टारगेट 15 और स्टॉप लॉस 7 रखना न भूलें। आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमान श्रीकांत चौहान से पूछते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। श्रीकांत जी, लंबी अवधि के लिए कहां नजरिया रखा जा सकता है? बिल्कुल, तो देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया अगर है तो हमें लगता है कि कमोडिटीज में से NMDC के ऊपर फोकस करें। और NMDC अगर आप देखें तो फंडामेंटली तो वैसे काफी स्ट्रांग कंपनी होती जा रही है। जो आयरन ओर के प्राइजेस जो काफी गिर चुके थे उसमें भी एक रिकवरी बनी है, और ये जो 40% की रिकवरी बनी है वो अभी तक जो NMDC ने जो प्राइजेस बढ़ाने हैं उसमें अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और इसी वजह से हमें लगता है कि ये काफी बड़ा, इसे एक टेलविंड जैसा सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखें तो इसके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और उसका रीजन यही है कि बिकॉज ऑफ नॉर्मलसी जो लॉजिस्टिक है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। और अगर ये लॉजिस्टिक का इंप्रूवमेंट अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमें लगता है कि ये वॉल्यूम भी इस बार काफी अच्छा कर लेगा। तो रेवेन्यू साइड पे भी हमें लगता है कि ये काफी अच्छा काम कर सकता है, सप्लाई साइड में अच्छा काम कर सकता है, और इंटरनेशनली जो आयरन ओर के प्राइजेस है वहां पे जो बढ़त बनी है और जो इंपोर्ट पैरिटी जो आ चुकी है, वो जो गैप है वो जैसे ये फिल करने लगेगा तब हमें लगता है कि इसमें और री रेटिंग हमें देखने मिलेगी। करंट लेवल जो NMDC के चल रहे हैं वो तकरीबन 150-155 के हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक 180 से लेकर 190 के लेवल्स दिखा सकता है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है और काफी बड़ा वक्त उसने 140-145 के रेंज में निकाला है, और अभी ये जो ब्रेकआउट बना है उसके बेसिस में हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में और धीरे धीरे बढ़ते हुए 180-190 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर एक लंबी अवधि का नजरिया यानी कि यहाँ से 6 से 12 महीने का अगर व्यू हो तो NMDC को खरीद के चले 150-155 के करीब। अगर एक कोई स्टॉप लॉस रखना है शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो 145 का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन हमें लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर हमारे इन्वेस्टर्स, तो उन्हें इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। NMDC में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, हमारे साथ शो में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।